हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, जिसमें आज बात करेंगे वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध। प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी में इसका थ्योरम आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम 2025 में एमपी बोर्ड में पूछा गया था प्रश्न सीधा सीधा वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो वास्तविक गहराई आभासी गहराई कैसे समझ में आता है। जैसे मान लीजिए हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में किसी वस्तु को रख दिए और देखते हैं तो वस्तु उठा हुआ नजर आएगा। कैसे, आप लोग एक बड़े से बर्तन ले लो बच्चों, एक बड़े से बर्तन जैसे टप वगैरह घर में रहता है, और उसमें एक छोटा सा पत्थर डाल दो, शुद्ध पानी भरा हो तो ऐसा लगेगा कि पत्थर उठा हुआ है। आप लोग लोटा डाल देना, एक बड़े से बाल्टी में पानी ले लो, बाल्टी का समझ लो भैया अपने घर में जो यूज होता है, उसमें एक बड़े से बाल्टी में पानी ले लो और पानी में लोटा डाल दो, ऐसा लगता है लोटा उठा हुआ नजर आएगा, है ना। या कि मान लीजिए छड़ी डाल दो बच्चों, टूटी हुई नजर आएगी। जैसे मान लीजिए आप छड़ी डाल दो तो ऐसा लगता है कि वास्तविक गहराई ना हमें समझ में आकर ऐसा लगता है कि छड़ी थोड़ा सा जैसे अंदर जो हमने डाला है वो टूटी हुई है और छोटी नजर आएगी, ऐसा कंडीशन होता है। तो जब हम विरल से सघन में देखते हैं तो कोई भी वस्तु है थोड़ी सी अपनी वास्तविक गहराई से उठी हुई नजर आएगी, लेकिन वहीं पे सघन से विरल में किसी वस्तु को देखेंगे तो वास्तविक गहराई से थोड़ी सी अधिक दूरी पर वो हमें नजर आएगा। ये कारण है बच्चों अपवर्तन का। आप लोगों को अपवर्तन पढ़ाया था, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और यही कंडीशन यहां पर भी हो रहा है बच्चों। चलिए, यही हमने लिखा कि यदि सघन माध्यम में स्थित वस्तु को विरल माध्यम से देखें तो वस्तु ऊपर उठी हुई दिखाई देते हैं बच्चों, लेकिन वहीं पे यदि विरल माध्यम में वस्तु को सघन माध्यम से देखें तो वस्तु की दूरी वास्तविक दूरी से अधिक दिखाई देती है। ओके, चलिए शुरू करते हैं कहानी थ्योरम, जो अपना आज का मेन टास्क बच्चों थ्योरम। ठीक है, हमने कहा कि हमारे पास एक सघन माध्यम है और वो सघन माध्यम बनाते हैं यहां से बच्चों, एक सघन माध्यम बना लेते हैं। ठीक है, एक सघन माध्यम बनाते हैं। चलो, यहां पे बच्चों एक हमने पात्र ले लिया और इस पात्र में पहले बच्चों पानी भर दिया। क्या भर दिया? पानी। पानी कैसे भरेंगे सर? पानी इस तरीके से भरेंगे, देखना। चलो, पानी भरते हैं, यहां से हम पानी भर रहे हैं, पानी भर रहे हैं बच्चों, ये पानी है। ठीक है, ये पानी हमने भर दिया, ये पात्र है, पात्र में पानी भर दिया। अब पात्र में एक वस्तु को हमने रख दिया, मान के चलते हैं बच्चों वस्तु हमने यहां पे रख दिया, यहां पे वस्तु को रख दिया। ठीक है, वस्तु को रख दिया, इस वस्तु से प्रकाश किरण चलेगी, इस वस्तु से प्रकाश किरण चलेगी। एक प्रकाश किरण तो मान लीजिए सीधे ऐसे चली गई, एक प्रकाश किरण ऐसे जाएगी। ठीक है, एक प्रकाश किरण ऐसे जाएगी बच्चों, और इस वस्तु को हम देख कहां से रहे हैं सर? हम वस्तु को देख कहां से रहे हैं? हम वस्तु को यहां से देखना चाहते हैं। यहां पे एक वस्तु रखी थी, यहां पे एक वस्तु है, इस वस्तु को हम यहां से देखना चाहते हैं। ठीक है, इस वस्तु को हम यहां से देखना चाहते हैं। ठीक है, यहां से हम देखना चाहते हैं, समझो, इस वस्तु को हम यहां से देखना चाहते हैं। तो जब देखेंगे तो एक प्रकाश किरण यहां से भी चलेगी, एक प्रकाश किरण यहां से भी चलेगी, ऐसे यहां पे गई बच्चों। और अपवर्तन सघन से जब विरल माध्यम में जाएगी, सघन से जब विरल माध्यम में जाएगी तो इसका एक अभिलंब भी होगा बच्चों। तो इसका एक अभिलंब है, यहां पे क्या है? अभिलंब है, अभिलंब है, ये अभिलंब है। तो जब सघन से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। 1 मिनट, डिलीट करो भैया, फिर से एक ले लेते हैं अपन। ये लो, ठीक है, अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। एक प्रकाश किरण अभिलंब से थोड़ी सी दूर हट गई, अभिलंब से दूर हट गई, ऐसा ले लो। ठीक है, अब बच्चों समझना थोड़ा सा, यहां पे आप लोगों को समझने में ही दिक्कत होगी। मैंने कहा कि ये आपतन कोण हो गया, यहां पे कौन सा कोण है? आई, और ये आपका अपवर्तन कोण हो गया, आर हो गया। आप देख कहां से रहे थे? तो देख यहां से रहे थे, यहां से आप देख रहे थे इस वस्तु को। ठीक है, ऐसा बना देता हूं, ये आपका आंख, यहां से देख रहे थे। अब प्रकाश किरण मैंने कहा ना कि इस वस्तु से एक सीधी चली गई बच्चों, एक सीधी चली गई प्रकाश किरण, एक सीधी चली गई ऐसे।
ठीक है, और एक प्रकाश किरण ऐसे गई बच्चों और अपवर्तन के बाद इस दिशा में चले गए। ठीक, तो ये आपतन कोण हो गया, ये अपवर्तन कोण हो गया। अब यदि मैं इसको पीछे बढ़ाता हूं, मैं यदि बच्चों इसको पीछे बढ़ाता हूं, देखना इसको पीछे बढ़ाता हूं, तो जहां पे मिलेगा वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। जैसे यहां पे मिल गया, मैं कहता हूं कि यहां पे एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, तो यहां पे बोल देता हूं बच्चों P डैश है। ठीक है, और यहां पे मैं बोल देता हूं O, ले लेता हूं बच्चों O, यहां पे ले लेता हूं Q, यहां पे ले लेता हूं L। ठीक है, इस तरीके से अपने हिसाब से आप बिंदु ले सकते हैं। तो प्रकाश किरण एक इस तरीके से जाती है बच्चों, और एक प्रकाश किरण इधर गई, इसको पीछे बढ़ाने पर जहां पे मिला वहीं पे उसकी वास्तविक ऊंचाई नजर आएगी। मतलब वस्तु को हमने रखा तली पे, लेकिन ये हमें थोड़ी से ऊपर उठी हुई नजर आएगी। ये डायग्राम आप लोगों को थोड़ा सा टेढ़ा नजर आ रहा है। हाँ यार, बोर्ड में तो टेढ़ा नजर आ रहा है सर, बोर्ड में तो टेढ़ा नजर आ रहा है, ये टेढ़ा नजर आ रहा है, ये वाला ये टेढ़ा नजर आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा शुद्ध कर दिया और इसको अब थोड़ा सा पहले की अपेक्षा शुद्ध नजर आ रहा है। तो ये डायग्राम आपको बनाना ही पड़ेगा, है ना। यहां पे दे देता हूं M, यहां पे दे देता हूं M, यहां पे दे देता हूं M, और यहां पे दे देता हूं N। ठीक है बच्चों, देखिए यहां पर लिखा हूं बच्चों कि एक वस्तु P सघन माध्यम में स्थित है, एक वस्तु P सघन माध्यम में स्थित है, एक प्रेक्षक विरल माध्यम से देख रहा है, इसको विरल माध्यम से देखने की कोशिश कर रहा है। P से चलने वाली प्रकाश किरण PQ से Q पर आपतित होती है, यहां पर आपतित हुई बच्चों, यहां पर आपतित हुई। आपतित होने के बाद अभिलंब MN से दूर QR दिशा में चली जाती है, ये QR दिशा में चली गई। ठीक है, अपवर्तन हुआ ना, आपतित हुई तो आपतन कोण, अपवर्तन कोण। ठीक, आगे देखो, दूसरी किरण PO के लंबवत चलती है, PO के लंबवत चलती है दूसरी किरण, जो बिना विचलन के OL दिशा में चली जाती है, OL दिशा में चली जाती है। दोनों किरणों को पीछे बढ़ाएं, यदि इसको पीछे बढ़ाएं, इसको पीछे बढ़ाएं, तो कहां पे मिलेगा बच्चों? P डैश पर मिलेगा। यही उसका वास्तविक प्रतिबिंब है, यही इसका वास्तविक प्रतिबिंब है। तब प्यारे बच्चों मैं यदि आपसे कह दूं, देखना, तब आप लोगों को पता है कि भाई कोण PQN क्या है, कोण PQN, कोण PQN ये क्या है फिर बच्चों? I है, और ये कोण है आपतन कोण। कौन सा कोण है बच्चों? आपतन कोण। ठीक है सर, ये आपतन कोण है। वह कोण जो है, देखो जरा, MQR, ये क्या है बच्चों? MQR, इसे बोलोगे अपवर्तन कोण। ये कौन सा कोण है? अपवर्तन कोण। कौन सा कोण? अपवर्तन कोण। एक चीज मैं आपसे यदि बोलूं कि यदि ये I है तो ये भी I होगा, ऐसा क्यों सर? ये I होगा, ऐसा क्यों? क्योंकि ये एकांतर है, दो रेखाएं समांतर है, तो ये एकांतर कोण कहलाती है। ध्यान रखिएगा, जैसे दो रेखाएं समांतर है और कुछ इस तरीके से ये मिला हुआ है, तो मान लीजिए ये जो कोण है बच्चों, ये कोण के बराबर होगा, ये एकांतर कोण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? एकांतर कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? एकांतर कोण। ध्यान रखिएगा, एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। अब मैं यहां पे कह देता हूं कि चूंकि बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, कोण यहां पर देख लो, OPQ, कोण OPQ, ये जो कोण है PQN के बराबर होगा, कोण PQN के बराबर होगा, जो कि बच्चों I हमने मान के चला है। क्या मान के चला है? I, आपतन कोण। ये कौन सा है बच्चों? तो ये कौन से कोण है? तो यहां पर लिख देता हूं एकांतर कोण है। कौन सा कोण प्यारे बच्चों? एकांतर कोण। कौन सा कोण है? एकांतर कोण। मतलब यदि ये I है तो ये भी I होगा। दूसरा चीज, ये जो कोण R है ना बच्चों, ये कोण और ये कोण R होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये संगत कोण कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। कि कोण जो आपका, यदि मैं कह दूं कि LP डैश Q, LP डैश, या ऐसा लिख लो, कोण जो है आपका OP डैश Q, ये प्यारे बच्चों किसके बराबर होगा? MQR के बराबर होगा। ये जो कोण है बच्चों, ये है संगत कोण। कौन से कोण है? संगत कोण। ध्यान रखना,
मतलब आई और आर, ये आर क्यों हो गया, क्योंकि इसके संगत है, आई क्यों हो गया, क्योंकि इसके एकांतर कोण के बराबर होता है। इतना क्लियर। यानी हमने कहा कि एक सघन माध्यम वस्तु P है, इस P से प्रकाश किरण चलती है, कोई वस्तु को प्रेक्षक यहां से देख रहा है, प्रेक्षक मतलब कोई व्यक्ति देख रहा है, तो प्रकाश किरण चलेगी बच्चों, अपवर्तन के बाद QR दिशा में चलेगी, अभिलंब MN से दूर हट गई। क्यों? क्योंकि सघन से विरल माध्यम प्रकाश किरण जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ठीक सर। एक प्रकाश किरण OP के लंबवत सीधे, मतलब PO के लंबवत ऊपर की ओर चली जाती है OL दिशा में। अब इन दोनों को पीछे बढ़ाते हैं, जहां पे मिलते हैं वहीं पे प्रतिबिंब बनता है, वही उसका आभासी प्रतिबिंब होता है। यानी OP की जो बच्चों, यदि हम ऊंचाई की बात करें कि तल से गहराई यदि बात करें बिंदु P की, तो H है, तो OP डैश, H हमें वास्तविक रूप से दिखाई नहीं देगा, आभासी दिखाई देगा OP डैश। यानी इतना तल गहराई हमें नजर नहीं आएगा, लगेगा बस तो यहां पे रखा हुआ है। इतना यदि क्लियर हो गया होगा बच्चों, तो अब हम दो त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। देखना बच्चों, स्नेल का नियम आपने पढ़ा है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे हम स्नेल के नियम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्नेल का नियम बच्चों देखिएगा, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से स्नेल का नियम क्या कहता है फिर बच्चों? स्नेल का नियम यह कहता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है। आपतन कोण क्या बच्चों? साइन आई। अपवर्तन कोण क्या है? साइन आर। ठीक, एक निश्चित अनुपात होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। लेकिन मैंने कहा कि ये सघन माध्यम से, यानी वाटर, मैंने पानी ले लिया, एयर की बात की जा रही है, यानी वाटर से एयर में प्रकाश किरण कहां से? सघन से विरल में जा रही है। ठीक है, यानी पानी के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। अच्छा सर, एक चीज और हमने पढ़ा है, यदि हम बात करें कि इसका प्रकाश का क्रम उलट दें, तो यदि मैं कह दूं कि इसको उलट दूं, तो ये इसका उल्टा हो जाता है 1/a/μ ये होता है बच्चों उल्टा कर देने पर। यानी इसको उलट दे तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि a/μ ओमेगा नहीं W है, बराबर इधर आपका साइन आई बटा साइन आर। ये कहां से सर पढ़ लिया आपने? अरे उत्क्रमणीयता का सिद्धांत आपको कराया तो था, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ठीक है सर। अच्छा, इसको मैं यदि ऊपर ले जाना चाहता हूं a/μ तो ये भी उल्टा हो जाएगा, साइन आर बटा साइन आई। इतना किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बोलो सर फिर ऊपर ले आए, अरे भाई W ये था, यानी पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, यहां पर हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक हो गया, इसलिए उल्टा हो गया। ठीक, चलो क्लियर। अच्छा सर, आगे बात करते हैं। देखना बच्चों, बड़े प्यार से समझना, एक त्रिभुज ले रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि कोण आई यहां पे आ रहा है, इसकी बात करते हैं, मान लो इसकी बात करते हैं, तो साइन आर बराबर कितना होगा? तो बोलोगे कि सर इसके सामने वाली भुजा लंब है। क्या है? लंब है। ठीक है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है प्यारे बच्चों, और ये कर्ण, ये क्या है? कर्ण। क्या है? कर्ण है। क्या है? कर्ण है, यानी P' कर्ण है। तो साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है बच्चों? लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका OQ और कर्ण बच्चों है ना, क्या हो जाएगा? P', ये हो जाएगा। ठीक, तो और फिर साइन आई भी लेकर चलेंगे, है ना, साइन आई के लिए बड़ा वाला त्रिभुज लेकर चलेंगे, ये वाला त्रिभुज लेकर चलेंगे, ये बड़ा वाला त्रिभुज। अभी समझना, ये साइन आई के लिए लेकर चलेंगे, दोनों लेकर चलेंगे बड़ा वाला त्रिभुज। तो ये कोण आई के सामने वाला भुजा ये लंब है बच्चों, और ये कर्ण है। तो साइन आई बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन आर बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ओके, ठीक है बच्चों, चीजें क्लियर? 1 मिनट। ठीक, इतना क्लियर समझ में आ गया कि जब मैं दो त्रिभुज लेकर चलूंगा, देखना त्रिभुज, इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूं बच्चों। एक त्रिभुज लेकर चलूंगा, त्रिभुज मैं ले लेता हूं POQ में साइन आई बराबर हो जाएगा, साइन आई बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी आपका बच्चों OQ बटे PQ। ठीक है, हुआ त्रिभुज
आपका आ जाएगा पी डैश ओ क्यू में साइन आर आएगा बच्चों। क्या आ जाएगा? साइन आर। इसका हो जाएगा लंब ऊपर वाला था, वो लंब कौन सा था? ओ क्यू था, और उसका कर्ण पी डैश क्यू था, ये पी डैश क्यू था, यहां पर पी क्यू, ये पी डैश क्यू। देखो वही चीज अपन कर रहे हैं, साइन आर बराबर ये आपका लंब है ओ क्यू, कर्ण आपका पी डैश क्यू, साइन आई बराबर लंब ओ क्यू और कर्ण आपका पी क्यू। ठीक बच्चों, चलिए इसलिए बार बार समझा रहा हूं, समीकरण एक में मान रखने पर, समीकरण एक में मान रखने पर, समीकरण एक में मान रखने पर, देखो बच्चों ए म्यू डब्ल्यू बराबर साइन आर का मान रखो ओ क्यू डिवाइड बाय पी डैश क्यू, फिर प्यारे बच्चों साइन आई का मान ओ क्यू बटा पी क्यू। देखो बच्चों ऐसा भी इसको कर सकते हैं, ओ क्यू बटा पी डैश क्यू कर सकते हैं गुणे में, ये जो हर का हर है ऊपर जाता है, जैसे पी क्यू ऊपर चला जाएगा और ये ओ क्यू नीचे ही है। कुछ कट पिट रहा है सर, बिल्कुल कट रहा है। किससे किससे कट रहा है? ओ क्यू से ओ क्यू कट रहा है, ओ क्यू से ओ क्यू कट रहा है। ठीक है, थोड़ा और ऊपर जाएगा, चलो यहां तक जाएगा भैया। तो अब यहां पे मैं कह दूं कि ए म्यू डब्ल्यू बराबर, तो बोलो सर पी क्यू बचा बटा पी डैश क्यू बचा। पी डैश क्यू, पी डैश क्यू क्या है? उसकी आभासी गहराई निकल कर आएगी। ये थ्योरम है, ठीक है, ये थ्योरम भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें आपको करना ही पड़ेगा। अब देखना बच्चों, यहां तक क्लियर? थोड़ा समझना, पॉइंट को समझना। अभी हमारे पास आ गया है ओ पी सॉरी क्यू या पी डैश क्यू और पी क्यू, ये दो चीज आया है। अब मैं बात करता हूं कि यदि मान लीजिए क्यू कभी बिंदु ओ के पास में आ जाए, ये बिंदु ओ है बच्चों, ये इसके पास में आ जाए, ये इसके पास में आ जाए, ये इसके पास में आ जाए, तो यदि मैं पी डैश क्यू की बात करता हूं, ये आपका ओ पी डैश के बराबर हो जाएगा। ऐसा क्यों सर? यदि ये इसके पास में आ जाए तो इसकी जो लंबाई है इसके लंबाई के बराबर हो जाएगा। सही है, फिर समझना, यदि ये इसके पास आ जाए तो इसकी लंबाई इसके लंबाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है सर, यदि बच्चों ये इसके पास आ जाएगा तो इसकी जो लंबाई है लगभग इसकी लंबाई के बराबर हो जाएगा। समझ में आया कुछ मैं क्या बोल रहा हूं? फिर समझना कि यदि मान लीजिए ओ और क्यू पास पास में हो जाए, तो यदि पी क्यू की बात करूं, जो पी क्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा जानते हो? ओपी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? ओपी के बराबर हो जाएगा। ये चीज आप लोगों को लिखना पड़ेगा। यदि मान लीजिए बिंदु ओ और क्यू, बिंदु, यहां पे एक पेज और ले लेता हूं, यदि 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 बिंदु बिंदु ओ तथा क्यू अत्यंत पास पास, क्या हो? अत्यंत पास पास, अत्यंत पास पास हो, तो प्यारे बच्चों मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा पास पास होगा तो जो आपका पी डैश क्यू है वो ओपी डैश के बराबर हो जाएगा। जो पी डैश क्यू है वो ओपी डैश के बराबर हो जाएगा, तथा जो बच्चों पी क्यू है वो ओपी के बराबर हो जाएगा, है ना? तब समीकरण 2 से, तब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ए म्यू डब्ल्यू बराबर, देखो बच्चों, देखो देखो पी क्यू के जगह ओपी कर देंगे और पी डैश क्यू की जगह ओपी डैश कर देंगे। ठीक ठीक है बच्चों, ओपी डैश कर देंगे। ठीक है, यदि वस्तु की वास्तविक गहराई h तथा आभासी गहराई
h डैश हो तो वास्तविक गहराई h तथा आभासी गहराई h डैश हो तो a म्यू w बराबर वास्तविक गहराई यानी OP h बटा h डैश। ये अपना बहुत बड़ा फैक्ट आ चुका है ना, ये अपना बहुत बड़ा फैक्ट आ चुका है बच्चों, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध। ये लो थ्योरम कंप्लीट हो गया। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा विस्थापन दूरी भी आगे आ जाता है ना, यानी वास्तविक गहराई और आभासी गहराई बच्चों आप लोगों को ऐसा भी यहां पे देखने को लिख सकता है भाई, h क्या है वास्तविक गहराई और h डैश क्या बच्चों आभासी गहराई। ठीक, यहां से डायग्राम से थोड़ा देखो, मैंने कहा OP जो है वास्तविक गहराई, OP डैश आपकी आभासी गहराई है ना। ज्यादा लंबा चौड़ा खिंच गया क्या वीडियो? ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं है यार। ठीक, अब थोड़ा देखना, थोड़ा आप लोगों से बोलूं कि कितना विस्थापन हुआ, तो बोलोगे सर P पे था तो P डैश पे आ गया, मतलब विस्थापन जो हो गया है कितना हो गया, PP डैश हो गया विस्थापन, यानी वस्तु का विस्थापन कितना हुआ है, मतलब कितना डिफरेंस है, वस्तु का आभासी विस्थापन कितना है। यदि आपसे कभी एग्जाम में पूछते तो फिर आप लोग परेशान हो जाओगे कि वस्तु का आभासी विस्थापन सर हमको पता ही नहीं था। वस्तु का आभासी विस्थापन, वस्तु का आभासी विस्थापन कितना हुआ है, बोलो सर हमको पता ही नहीं है। D बोलो हो ना, वास्तविक कितना था OP, लेकिन आया कितना OP डैश है ना, मतलब समझ में आया कुछ, यानी जो आपका D है वो PP डैश है, मतलब ये इतना थोड़ा डिफरेंस आया है। तो ये पहले कितना होना चाहिए था OP, लेकिन आया कितना OP डैश। OP डैश में एक घटा देंगे बच्चों, यानी D का मान निकालना है तो H में से H डैश घटा देंगे, यही तो विस्थापन निकल कर आया है। तो H डैश का मान कितना अपने पास, या की वैल्यू ऐसा पुट कर दो, H डैश का मान यहां से रख दो, H डैश का मान आ जाएगा कि गड़बड़ है। H डैश का मान, H डैश का मान, H डैश का मान यहां से निकल कर आ जाएगा ना, H डैश का मान यहां से निकल कर आ जाएगा, इधर जाएगा इधर जाएगा, तो आएगा अपना H अपान A म्यू W। ठीक है, या कुछ ऐसे आ जाता बच्चों, D बराबर दोनों में से H कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 1 अपान A म्यू W, या ऐसा भी लिख सकते हो बच्चों D बराबर H 1 माइनस 1 अपान म्यू। ये बस खत्म कहानी। ऐसा भी फार्मूला पूछा जा सकता है कि वस्तु का आभासी विस्थापन कितना होता है। तो यहां तक कहानी में आपको है ना लिखना है, यदि एग्जाम में आ गया तो उम्मीद करता हूं कि चीजें क्लियर हो गई होगी। एक एक पॉइंट बताते हुए चलता हूं, कहीं पे ऐसा नहीं है कि रटने वाली चीजें, कहीं भी रटने वाली चीज नहीं है। हर एक फैक्ट के बाद फैक्ट, मतलब जो चीज लिखना है वही चीज लिखना भैया, एक्स्ट्रा मैं कुछ करते ही नहीं हूं। बाकी सारा चीज नोट्स में भी अवेलेबल रहता है, मात्र 100 रुपए चार्ज लगते हैं। यदि कोई बच्चा चाहता है तो कॉन्टेक्ट नंबर है 96 85 29 91 49 9685299149। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करो बच्चों, है ना। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।